साथियों नमस्कार। वीसी जोधपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण की पिछली कक्षा में हमने व्यंजन संधि के कुछ नियम और उदाहरणों पर चर्चा की और उसी चर्चा को आज की कक्षा में हम आगे बढ़ाने वाले हैं। साथियों, जैसा कि हमने पूर्व की कक्षा में इस बातों को क्लियर किया है और बार बार आपको याद दिलाते हैं कि व्यंजन संधि के जो नियम है, नियमों के बजाय आप उदाहरणों पर अधिक से अधिक ध्यान देवें। पढ़ते समय और सेल्फ स्टडी करते समय आप संधि के अधिकाधिक नियमों तक अपनी पहुंच बनाएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट, अच्छी से अच्छी चीजें आपके सामने पेश करते रहें। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम पहुंचे हैं व्यंजन संधि के नियम संख्या 11 तक। कल हमारी काउंटिंग में मिस्टेक के कारण नियम संख्या हमने 9 लिखा था, जो कि 10 था। आप वापस काउंट करके इसको देखेंगे तो पाएंगे कि अब अपना अगला जो नियम रहेगा वो नियम है 11वां। साथियों, कल हमने त और द की विशिष्ट संधियों के बारे में बात की थी, जिनकी प्रकृति एक जैसी थी। अब त और द के संबंध में संधि के दो जो नियम हैं आज हमारे सामने और रहेंगे, जो कल के नियमों से थोड़ा हटकर है और हटकर किस प्रकार है उसके हम उदाहरण से चर्चा करते हैं, उदाहरण से शुरुआत करते हैं। तो साथियों देखिए, पहला हमारा उदाहरण जो है आज का वो है तद्धित। अब इस तद्धित शब्द को हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि एक उदाहरण से हम देखेंगे, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तद्धित को अगर खोलकर लिखना हो, अलग अलग लिखना हो, तो इस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें द आधा है और ध पूरा है। तद्धित, तद्धित, इसमें ध की ध्वनि जो है पूर्ण आती है, द की आंशिक ध्वनि आती है। तद्धित एक शब्द है वेल नाउन, जो बार बार हमारे सामने आता है, पद्धति। पद्धति, अब इसको कुछ लोग पद्धति बोलते हैं, पद्धति नहीं है, पद्धति है। अब इसको खोलकर लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा, पद्धति। अगला शब्द है उद्धार। उद्धार, जिसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, और एक शब्द है उद्धरण। मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है संधि की दृष्टि से और शब्दों की दृष्टि से। अब इनको देखिए, इसमें एक चीज नोट करिए आपकी, इसमें द और ध लगातार आ रहा है, द ध द ध द ध द ध और द ध। अब इस शब्द में आप नोट करिएगा कि इसमें पढ़ते टाइम पहले द बोला जाएगा, बाद में ध बोला जाएगा। यहाँ पे हमने जो आधे र की बात की थी, ठीक उसी प्रकार से जो ऊपर रहता है वो आधा, जो नीचे आता है वो पूरा होता है। तो इसमें देखिए ध जो है नीचे है, इसका मतलब ये कि ध पूरा है और द आधा है। चलिए इसका विग्रह करके देखते हैं कि इसमें हम क्या पाते हैं। इसमें शब्द होगा तत् हित। तद हित, तत् नहीं, तद, तत् हित, तद्धित। और जो पद्धति है उसका होगा पद हति, पद्धति। अब देखिए, हमने पूर्व की कक्षाओं में ये बात की थी कि जहां पर विग्रह में द देखने को मिले, संधि युक्त शब्द में उसका त कर देना चाहिए। अब उसका विरोधाभास पैदा हो रहा है कि यहाँ द है फिर भी यहाँ त क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो संधि है उसमें ह के स्थान पर हुआ है। इस वजह से जो है हमने यहाँ पर त नहीं किया है। अब देखिए नियम क्या बनता है, तो आप देखिए पूर्व वर्ण द रह रहा है, हर जगह पर द रह रहा है, तो पूर्व वर्ण या तो द रहेगा या फिर त। इसको क्लियर करते हैं। और फिर जो द्वितीय वर्ण है वो क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें द्वितीय वर्ण भी देखो ह और ह है, यानी द्वितीय वर्ण ह रहने पर अब परिवर्तन क्या आएगा, तो यहां पर नोट करने की चीज और ध्यान रखने की चीज ये है कि पूर्व की त और द की संधियों में सिर्फ त द में परिवर्तन आता था, लेकिन इस संधि में दोनों वर्णों के स्थान पर बदलाव आएगा। त और द का तो सिर्फ द रहेगा, अगर त है तो भी द हो जाएगा और द है तो द का द रहेगा। जबकि बड़ा परिवर्तन ह की जगह पे आएगा, नया ध एकदम, जिसका पूर्व में कोई मेल नहीं है यहाँ पर, लेकिन ध हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए त के स्थान पर द होगा और ह के स्थान पर ध देखने को मिलेगा, दो तरफा परिवर्तन होगा। इस दृष्टि से ये जो नियम है और ये जो उदाहरण है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से देखिएगा। अब देखो उद्धार का किस किस प्रकार विग्रह होगा, तो उत्हार, उत्हार। और उद्धरण का कैसे होगा, उत्हरण। अब संधि के नियम के हिसाब से त और त की जगह पे द हो गया और ह के स्थान पे ध हो गया, आ की मात्रा लग गई और हो गया हार का जो है धार बन गया, उद्धार, उद्धरण। इस प्रकार ये नियम पूरा होता है त और द का। ये पिछले नियमों से विशेष क्यों है, क्योंकि पिछले नियमों में सिर्फ त या द के स्थान पर या तो च बनाता या ज बनाता या ट या ड या फिर ल बनाता। वो 5 प्रकार के नियम त द के हमने लगातार पढ़े थे। इसमें बदलाव और नई चीज ये है कि दोनों वर्णों के स्थान पर कुछ नया देखने को मिलता है, त या द का द रहता है और ह की जगह पे द हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है और इसके और अधिक उदाहरण आप देखिएगा, जिससे ये नियम जो है ज्यादा क्लियर हो। इससे अगला हम चलते हैं अपने
12वें नियम की ओर, जिसका संबंध भी त और द से है। इस प्रकार त और द के हमारे पास कुल 7 नियम हो जाएंगे। इस दृष्टि से अगर देखा जाए कि व्यंजन संधि में अगर पूरे के पूरे 20 या 22 नियम, 18 नियम कोई पढ़ाता है या पढ़ते हैं हम, तो देखिए उसमें से 7 नियम तो केवल त और द के हो गए, तो लोड लेने की जरूरत कहां है। पैनिक होने का 1% आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियमों की संख्या ज्यादा हो सकती है, समझ समझ जब उसको कवर करने की कोशिश करती है तो बहुत कम हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं हम कि त या फिर द के बाद अगर श रह जाए, श, हमें पहले नियम देखने होते हैं, हमने पहले श लिख दिया अनयूजुअली। तो आगे हम देखते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो बहुत ही विशिष्ट उदाहरण है इसके भी, बहुत काम के उदाहरण है, सब तरीके से काम के, उच्छिष्ट एक उदाहरण रहता है। एक देखिए रहता है उच्छृंखल, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, और एक होता है उच्छ्वास। ये शब्द हमको अक्सर देखने को मिलते हैं इस संधि से। प्रत्येक संधि से हमने कोशिश की है कि हम यूनिक एग्जांपल उठाएं जो हमने खुद कभी परीक्षाओं में देखे हैं या फिर पेपरों में बार बार ऐसे छपते हैं। इन उदाहरणों का यह महत्व रहता है। अब देखो इसकी संधि किस प्रकार होगी। तो उत्शिष्ट, उत्शिष्ट, और उस श्रृंखल की संधि किस प्रकार होगी। तो उत और श्रृंखल, शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये श्रृंखल। इसमें अशुद्ध शब्द को इस प्रकार लिखा जाता है और शुद्ध शब्द जो है ये श्रृंखल है। इसमें श शलजम वाला जो है वो शकार अलग प्रकार से है और इसके साथ री जुड़ा है, इसमें श आधा है, श्रृंखल। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजनों के अंतर्गत हमने क्षत्र ज्ञ और श्र पढ़े थे, वो श्र नहीं है, श्री है, ये अलग रह जाता है। फिर इससे जो शब्द बनता है वो इस प्रकार बनता है उच्च श्रृंखल। ये भी शब्द शुद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों। इन पर आप ऐसी पकड़ बनाइए कि संधि के साथ साथ आपके शुद्ध शब्दों पर भी गजब की पकड़ बन जाए। अब देखिए इसमें त द की पूर्व संधियां जिनके 5 नियम हमने एक साथ पढ़े थे, उससे ये विशेष कैसे। तो इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है कि त या द के स्थान पर तो इस संधि के प्रभाव से च हो जाएगा। देखिए आप तीनों जगह पे आपको देखने का मिल रहा है, ये च हो जाएगा और श के स्थान पर छ हो जाएगा। च के स्थान पर ये श है, इसके स्थान पर छ हो जाएगा, मूर्धन्य चकार। ये च जो है इसका जो महाप्राण है वो मूर्धन्य नहीं, महाप्राण, च का महाप्राण छ, ये दोनों हमें देखने को मिलेंगे। श के स्थान पर छ हो जाएगा और त के स्थान पर, त या द के स्थान पर च हो जाएगा। अब इसका एक और उदाहरण है मेरे दिमाग में आया, देखो देखिए सत्शास्त्र, बहुत अच्छा उदाहरण है, उम्दा उदाहरण है, ये भी काम आता है। इसकी लिखावट इतनी अजीब है, इसकी बनावट ऐसी अलग है कि अगर पढ़ नहीं रखा है तो हम इसको कर नहीं पाते। अब इस नियम को फॉलो करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए उत उत, अब आगे देखिए उद श्वास, श्वास शब्द ये शुद्ध यही है, इस पर बिंदी नहीं लगती है, श्वास पर ध्यान रखिएगा। और सत्शास्त्र किस प्रकार बनता है। तो सत और शास्त्र, ऐसा शास्त्र जो सत हो, अच्छा हो, सम्यक हो, उसको कहेंगे सत शास्त्र। अब इन शब्दों को देखिए, इनमें से प्रत्येक शब्द जो है अपना एक विशिष्ट अर्थ लेकर रहता है कि शास्त्र क्या होता है, श्वास क्या है, श्रृंखल क्या है और शिष्ट क्या है। अब इनके प्रत्येक के आगे त दिख रहा है, जो कि त सीधा सीधा च में बदलेगा। प्रत्येक जगह पे देखिए च का हमें दिखाई दे रहा है। ये च किससे बना है। तो त का च बना है और श जो है वो श का प्रत्येक जगह पर छ बनने देखने को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक उदाहरण को ध्यान में रखिएगा और जिस प्रकार हम समझ रहे हैं उसी क्रम में आगे देखिएगा। हमारे दो काम एक साथ होने चाहिए कि संधि का नियम भी साथ में हो जाए और शब्द पर भी अच्छी पकड़ बन जाए। इस प्रकार इसके उदाहरण पूरे होते हैं। अब आप शब्द शुद्धि की दृष्टि से इन पर बहुत खास ध्यान देना। ये देखो शब्द किस प्रकार बनते हैं, क्योंकि आप शब्द शुद्धि में वापस इनको पढ़ेंगे तब आपको इनके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आएगा। अब ये जो उच्छ्वास है, इसके नीचे मैंने हलंत लगा रखा है, सोचिए क्यों। इसके लिए अपने को यहां आना चाहिए। देखिए ये जो श है ना, ये हलंत है, पूर्ण नहीं है, इसके साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा है, इसकी वजह से ये जो है यहाँ पे हलंत रहेगा। इसके नीचे हल चिन्ह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये पूछा जाए कि ऑप्शन में कौन सा एक शब्द अशुद्ध है, तो उनमें से डेफिनेटली शुद्ध निकालने के लिए अपने को हलंत ढूंढने की जरूरत रहेगी। कहीं पर ये श है एज इट इज यहाँ मिल जाएगा गलत के लिए, किसी में ये नहीं मिलेगा हलंत। ये सवाल मैंने खुद इस सवाल को फेस किया है, इस उदाहरण को देखा है परीक्षा में। और सत्शास्त्र ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार अपने त या द की जो च और छ बनने की संधि है उसका नियम पूर्ण होता है और हम बढ़ते हैं आगे। साथियों इस त और द के 7वें नियम के बाद त द का मामला जो है यहीं पर खत्म होता है और इससे आगे का हम नियम लेते हैं जिसमें सिर्फ पूर्व वर्ण कौन सा रहता है देखेंगे हम। नियमों की संख्या
अब इसमें हम फिर भूल गए कि ये 12वां नियम था, इसको अभी तक 11वां लगा रखा है, इसलिए आप संख्या का अपने स्तर पर ध्यान रखिएगा कि नियम अगले की संख्या कौन सी होगी, आपकी कंटिन्यूटी जो है वो काम आएगी। कंटिन्यू आगे कौन सा नियम रखना है। अब आगे देखिए, हम देखते हैं नया नियम कौन सा है। नियम को देखने से पूर्व अगले जो हमारे सामने संधि है उसके उदाहरण हम देखते हैं कि कौन कौन से उदाहरण इसके देखने को मिलते हैं। देखिए, शब्द है तत्पर, जिसका मतलब होता है तैयार होना। एक शब्द है उत्कीर्ण, उत्कीर्ण और तत्पर। इन शब्दों के आधार पर देखिए आप कि इसका एक का हम विच्छेद करके देखते हैं कि तद और पर। उत्कीर्ण में क्या होगा, उद और किरण। अब यहां पे वो बात काम आएगी जो मैंने कहा था कि अगर विग्रह किए हुए पदों में द देखने को मिलता है तो संधि युक्त पद में त बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, द है त बन गया, द है जो त बन गया। तो यहां पर क्या बन रहा है, द का जो है त बन रहा है। किन परिस्थितियों में बनेगा वो नियम देखने के बाद हम देखेंगे। आगे कुछ उदाहरण मैं और देता हूं। देखिए, विपत काल, विपदा बुरा समय, जिसके लिए विपत काल शब्द का प्रयोग होता है। इसके अलावा हमारे सामने उदाहरण लेते हैं। देखिए, संसद सदस्य, संसद सदस्य, ये विशेष उदाहरण जो है रहते हैं। ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है शब्द। अब इसका नियम में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पूर्व वर्ण द रहेगा, इसमें भी विपद और इसमें भी संसद, तो पूर्व वर्ण रहेगा द। अब उत्तर वर्ण क्या रहेगा, दूसरा वर्ण। तो इसमें देखिए, तीन वर्णों के, तीन वर्गों के दो दो वर्ण रहेंगे, क ख प फ त और थ। या फिर इन तीनों के ये जो जोड़ है, अल्प प्राण और महाप्राण के जोड़े हैं तीन, ध्यान रखना। इसमें च वर्ग का और ट वर्ग के दो वर्गों के नहीं आए, बाकी तीनों वर्गों के पहला और दूसरा है। इसके अलावा पूरे के पूरे जो उष्म व्यंजन होते हैं वो पूरे के पूरे इसके अंतर्गत द्वितीय वर्ण के रूप में रहते हैं। उष्म व्यंजन का मतलब है श, स और ह। वो पांचों के चारों साथ में रह सकते हैं। अब पूर्व वर्ण द रहे और उत्तर वर्ण क ख प फ त थ या फिर उष्म व्यंजनों में से कोई भी एक रहे, तो ऐसी स्थिति में त का क्या हो जाता है, द का क्या हो जाता है, त हो जाता है। अब नियम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए आपको ध्यान ये रखना है कि अगर संधि युक्त पद में आपको संधि स्थल पर त देखने को मिलता है तो विग्रह में त की जगह आप द कर देंगे, और विग्रह किए हुए पदों में अगर आपको द लिखा हुआ मिलता है तो संधि युक्त पद में आप उसको त कर देंगे। ऐसा क्यों करना है, तो करना इसलिए क्योंकि अगर तद पर की जगह अगर तत्पर होता तो वो संयोग हो जाता, संधि नहीं होती। और संधि अगर है तो द के स्थान पर अनिवार्य रूप से अपने को त करना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे हम अगले उदाहरण को देखते हैं। देखिए, विपद काल, विपद काल की किस प्रकार संधि करेंगे, विग्रह करेंगे। तो विपद और काल, विपदा का काल बुरा समय। संसद सदस्य में कैसे करेंगे, तो संसद में द होता ही है, हम जानते हैं, और सदस्य आगे लिख दिया तो हो गया संसद सदस्य। अब देखिए, ये प है यहां से, ये क है यहां से, ये क यहां से, और स जो है उष्म व्यंजनों के अंदर से एक है। ये जो उदाहरण है ये इस नियम के अंतर्गत आते हैं जिसमें द का त बन जाता है। इसमें ये जो नीचे जो दो शब्द दिए, शब्द शुद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनका संगठन विशेष है, पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। और अगर संधि में भी ये पूछे जाएं तो इनको लंबा शब्द देकर अक्सर विद्यार्थी को, शिक्षार्थी को, परीक्षार्थी को डराने का प्रयास किया जाता है। तो इसको अपने को खोल के अच्छे से इसमें संधि ढूंढ कर इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको ध्यान में रखना होता है। अब ये इसका एक उदाहरण है उत्कोच। इसका आप स्वयं विग्रह करने की कोशिश कीजिए कि उत्कोच यह शब्द जो है एक उपकार, उपहार के रूप में, कुछ छोड़ने के लिए जो उपहार दिया जाता है, इसको आधी रिश्वत आधा पुरस्कार कह सकते हैं, उसको कहते हैं उत्कोच। उत्कोच के लिए कौन से प्रकार से संधि का उपयोग करेंगे आप, वो आप स्वयं करके देखें। और हम बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। 12 नियम अब तक हम कर चुके हैं और करीब 18 से 20 नियम हमें पढ़ने हैं। जो आगे के नियम छोटे छोटे हैं, सारे नियमों की संख्या पर जाते हुए आप मतलब संधि को जटिल नहीं समझेंगे या व्यंजन संधि में हम उलझ गए इस प्रकार के विचार नहीं रखेंगे, क्योंकि जितने नियमों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे उतनी संधि हमारी मजबूत होगी। अब संधि तो चलकर कहती नहीं है कि हमारे सारे के सारे नियम याद करो, इसलिए नियम हमें इस तरह से ज्यादा पढ़ने, इस तरह से विस्तार करके पढ़ना है कि पूरी की पूरी संधि हमारे कंट्रोल में हो जाए, पूरी की पूरी एक बार में हमारे समझ में आ जाए। अब अगला जो नियम है वो नियम इस प्रकार है कि स्वर, पूर्व वर्ण जो है स्वर रहता है। हमने देखा था कि स्वर के योग में अगर व्यंजन आ जाए तब भी संधि जो है व्यंजन संधि होगी, और व्यंजन के योग में अगर स्वर आ जाए तब भी संधि व्यंजन संधि रहेगी। अब इसमें क्या है कि स्वर के योग में छ रहता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण इसके किस प्रकार बनते हैं। तो देखिए, इसके बहुत प्रसिद्ध, बहुत अच्छे, बहुत काम के उदाहरण बनते हैं। एक शब्द बनता है अनुच्छेद, एक बनता है परिच्छेद, और इनके जैसी क्वालिटी का एक शब्द बनता है जिसको हम अलग से लिखते हैं विच्छेद।
इन तीनों की प्रकृति एक ही जैसी है। अब इसको देखकर नियम की स्थापना का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद, दो शब्द बनते हैं, अनु और छेद। अब आप याद करने की कोशिश करेंगे तो करीब संधि के पहले वीडियो में, पहली कक्षा में हमने अनुच्छेद शब्द की संधि करके देखा था, किसके संबंध में, आगम के संबंध में, कि विकार के रूप में एक आगम किस प्रकार होता है, आगम किस स्थिति को कहते हैं, वर्ण किस प्रकार आता है, तब हम इसको आगम कहते हैं। अगर आपको याद है तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि यह संधि क्या कहना चाहती है। इस संधि का नियम यह कहता है कि अगर स्वर के बाद छ आए तो दोनों के बीच च का आगम होता है, संधि स्थल पर च का आगम होता है, च का आगम, यानी न च का कोई लेना है न देना है, कोई वर्ण परिवर्तित नहीं हो रहा है, छ से जस्ट पूर्व यहां लगेगा च। अब च हलंत होगा तो हमें इस स्थान पर इस प्रकार च लिखा हुआ देखने को मिलेगा, जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा इसके जो उदाहरण है वो परिच्छेद, अनुच्छेद, और इसके सिवा देखिए छत्र छाया, बहुत अच्छा उदाहरण है, छत्र छाया, पितृ छाया, मातृ छाया, इस प्रकार के शब्द अपने को ये छाया के योग में अपने को देखने को मिल जाएगा। छाया बार बार लिखने का जो रीजन है वो ये है कि इस छाया में ये छ देखने को मिलता है अपने को ज्यादा से ज्यादा। और इसके कौन से उदाहरण है तो देखिए, एक उदाहरण है आच्छादन। आच्छादन का मतलब है कवर करना, घेरना, चारों तरफ से ऊपर से जो है ओवर कवर करने को आच्छादन कहते हैं, कि आज का आसमान जो है बादलों से आच्छादित है, यानी बादलों से घिरा हुआ है, बादलों से ढका हुआ है। देखिए इसका विच्छेद करके देखते हैं, विग्रह करके। परिच्छेद, इसका छत्र छाया, और इसका आच्छादन, आच्छादन, प्रत्येक जगह पर छ का आगम होता है, जैसे पितृ छाया, मातृ छाया, इसमें प्रत्येक में अपने को चकार का आगम ध्यान में रखना है कि पहले स्वर रहे कोई भी और बाद में छ रहे, तो छ से जस्ट पूर्व च का आगम हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं, कोई वर्ण परिवर्तित नहीं होगा, एक नया वर्ण बीच में आकर बैठेगा और इसी को हम कहेंगे आगम। इसके अलावा इसके और भी महत्वपूर्ण उदाहरण अपने को किताब में मिलेंगे, एक दो ज्यादा होंगे, इससे अधिक उदाहरण इसके हैं नहीं। जितने उदाहरण हमने क्लास में देखे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी कक्षा, हमारी कक्षा में दिए गए प्रत्येक उदाहरण को राम बाण समझकर प्रत्येक उदाहरण को अच्छे से तैयार करिएगा, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी और संधि की दृष्टि से भी, क्योंकि हमने उदाहरण वो पकड़े हैं जो अब तक हमने करीब कई सारी परीक्षाओं में या तो फेस किया है या फिर कई सारी परीक्षाओं के पेपर में हमने खुद इन शब्दों को पाया है। और बाकी बची बात, अगर कोई शब्द ऐसा नहीं मिलता है तो हम उठाते हैं उस किताब से जिसकी ज्यादातर संभावनाएं रहती है किसी भी प्रकार की परीक्षा में उदाहरण पूछे जाने की, जो कि वैध किताबों में मिलते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगली जो संधि का नियम है 14 नंबर, उस पर चर्चा करने के लिए नियम संख्या 14। नियम को स्थापित करने से, नियम की बात करने से पहले हम इसके उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार उदाहरण है। तो इसमें क्या है, अ या आ के अलावा स्वर, ये थोड़ा विशेष रह जाएगा। पूर्व वर्ण जो है वो स्वर रहेगा, लेकिन स्वर कैसा रहेगा, अ या आ के अलावा। अ या आ पूर्व वर्ण नहीं रहना चाहिए, इसके अलावा कोई स्वर रहना चाहिए और आगे रहना चाहिए स, तालव्य सकार। अगर ऐसा रहता है तो परिवर्तन होकर क्या आता है, परिवर्तन ये होता है कि इस स के स्थान पर ये वाला स हो जाता है, तालव्य के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाता है। संधि का ये बड़ा परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है। इसके भी जो उदाहरण है अति विशिष्ट है, बहुत खास है, कई जगह पर अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण लिखता हूं विषम, उदाहरण लिखता हूं अभिषेक, अभिषेक, और उदाहरण लिखता हूं मैं जैसे अनुषंग, अनुसंग। ये जो उदाहरण है ये इस प्रकार के नियम में बैठते हैं कि इसका पूर्व वर्ण जो है कोई स्वर रहेगा, किसके अलावा, अ और आ के अलावा, और उत्तर वर्ण जो है दंतीय सकार रहेगा, दंतीय सकार के स्थान पर ये जो है मूर्धन्य सकार हो जाएगा, ये संधि का प्रभाव रहेगा। अब हम इसको देखते हैं किस प्रकार रहेगा। सो सीधी सी बात है कि इसमें वी उपसर्ग है और सम मूल शब्द है। वी सम, जो सम नहीं है वो विषम, सम का मतलब है सामान्य, अच्छा, और विषम का मतलब है जो सामान्य न हो। वी उपसर्ग के आगे की उपसर्ग की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि जहां वी उपसर्ग लगता है वहां पूर्व स्थिति का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द बन जाता, तो सम के आगे वी उपसर्ग लगते ही विषम हो गया। लेकिन यहाँ पर संधि में परिवर्तन कहाँ हुआ है कि दंतीय सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार देखने को मिलता है, ये इसमें परिवर्तन हुआ है। अभिषेक, अभिषेक, इसमें स ये आता है, जबकि हमके शब्द ये देखने को मिलता है अभिषेक।
शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत काम का है। ये संधि में कई बार पूछा गया शब्द है, बहुत बार रिपीट हुआ शब्द है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। इसके अलावा इसके कौन से उदाहरण है? एक उदाहरण है निषेध का, बहुत काम का है। एक उदाहरण है विषाद का, जो कि हर्ष का विलोम शब्द होता है। हर्ष या खुशी का, खुशी का तो दुख हो सकता है, लेकिन हर्ष का हमेशा विलोम शब्द कौन सा होता है? विषाद। हर्ष का विलोम शब्द विषाद। जैसे कि उम्मीद है मुझे कि आप शब्द संपदा पर ध्यान दे रहे हैं, समय के साथ साथ आप पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, युग्म शब्द, इस प्रकार के शब्दों को व्याकरण के साथ साथ पढ़ रहे हैं। और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ये वाली शब्द संपदा का जो भाग है, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, युग्म शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति और शब्द शुद्धि है, ये व्याकरण के नियमों को, व्याकरण के टॉपिक को समझने से भी एक परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप व्याकरण के नियमों को पढ़ते पढ़ते उनको तैयार कर रहे हैं तो आप तैयार में मदद मिल जाएगी, ताकि संधि पढ़कर हम शब्द शुद्धि पर बहुत अच्छा अधिकार कर सकते हैं, शब्द शुद्धि पर अपनी जबरदस्त जो पकड़ है वो बढ़ा सकते हैं। एक आपको इसका उदाहरण और मैं अच्छा सा देता हूं, सुस्मिता। ये अक्सर हम नाम देखने को मिलता है हमको, सुस्मिता। अब इसमें स जो है वो किस प्रकार है, देखिए आप, सु और स्मिता। अब जो सुस्मिता शब्द है इस पर गौर करिए। सुस्मिता में सु का मतलब है अच्छी, और स्मित, स्मित शब्द होता है, स्मित का मतलब होता है मुस्कान, स्मित। ये नाम अक्सर हम फीमेल के देखने को मिलते हैं कि स्मित, स्मित का मतलब होता है मुस्कान, और स्मिता का मतलब है मुस्कान वाली, यानी सुस्मिता। जिसकी मुस्कान सु हो उसको कहेंगे सुस्मिता। और अनुसंग का किस प्रकार संधि होगी? तो अनु और संग, इस प्रकार इसको संधि के नियमों को इनको पूरा करते हैं। इसके साथ आज के अपने 14 नियमों तक हम पढ़े। आज की कक्षा में हमने कुल 4 नियम या 5 नियम पढ़े हैं। आगे की कक्षा में हम इससे अगले नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम करीब करीब व्यंजन संधि के सारे नियमों को पढ़ लेवें। साथियों, करीब 18 से 20 नियम हम पढ़ेंगे, जिनमें से 14-15 नियमों की हमारी चर्चा हो चुकी है, और शेष बचे नियमों को मैं अच्छे उदाहरणों के साथ लेकर आपके सामने पेश होऊंगा अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप अपना जो अभ्यास है वो जारी रखें, अधिक से अधिक उदाहरणों को देखते रहें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।